Good morning and greeting of the day. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंडोक्राइन सिस्टम से एक नए टॉपिक के साथ डायबिटिक मेलाइटिस एंड लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटिक मेलाइटिस जिसको हम हाइपरग्लिसीमिया के नाम से भी जानते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब के इसके पीछे एक नटशेल जो डेफिनेशन है या डिस्क्रिप्शन वो क्या है. व्हेन हम बहुत क्लियरली जानते हैं थ्रू आवर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द पैंक्रियास कि वहाँ पर बीटा सेल हैं. ऑन रेगुलर बेसिस बीटा सेल इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं एंड वो इंसुलिन सिक्रीशन के बाद डायरेक्टली वहाँ पर जो सेल हैं वो डायरेक्ट वहाँ पर अब्जॉर्प्शन होके और दिस इंसुलिन एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम. राइट, सो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रूट है कि बीटा सेल प्रोड्यूस द इंसुलिन, directly absorb into the cell and enter the bloodstream. Now, what is the next function of the insulin when after entering into the blood? Now, जो हम अपना जो डाइट लेते हैं जिसमें कार्बो है, प्रोटीन है, फैट है, उनके मेटाबॉलिज्म के साथ इसका डायरेक्ट लिंक है. राइट, यानी कार्बो, प्रोटीन एंड फैट के साथ ये मेटाबॉलिज्म करती है और उसके अंदर से जो ग्लूकोज रिमूवल होता है वो ग्लूकोज को ये ट्रांसपोर्ट करती है इनटू द सेल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द सेल फंक्शन. यानी सेल को अगर फंक्शन करना है तो सेल को नीड एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी मिलती है उसको ग्लूकोज से एंड दैट ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय द इंसुलिन इनटू द सेल. सो there are two function. Number one is transportation of the glucose into the cell. Number one function. Number two, behind in the blood ये उसका जो लेवल है शुगर का उसको भी मेंटेन या रेगुलेट करके रखती है. ना दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्मल जो एक ब्रीफ फिजियोलॉजी थी. किसी भी डिसऑर्डर या डिजीज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए, एक ब्रीफ आपको कि उसकी जो फिजियोलॉजी वो क्या है. ना लेट्स गो डाउन टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायबिटिक मेलाइटिस. सो इसका मतलब है कि व्हेन देयर इज ए इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, व्हेन द इंसुलिन इज नॉट इनफ इन अमाउंट टू ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि अब इंसुलिन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है. उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ग्लूकोज इज अवेलेबल बट द अनफ इंसुलिन इज नॉट अवेलेबल. तो वो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी जितनी रिक्वायर्ड है, जितना वो रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ ऑक्सीडेशन राइट बाय द सेल. इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन विल ट्रांसपोर्ट डिक्रीज ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल. इज दैट इट शुड बी वेरी क्लियर. डिक्रीज इंसुलिन, डिक्रीज ट्रांसपोर्टेशन. राइट, नॉर्मल इंसुलिन, normal transportation of the glucose into the cell. So यहाँ पर because of the diabetic mellitus, because of the insufficient amount of insulin, the glucose is not normal amount में transport नहीं हो पाता into the cell. Now behind अब blood के अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो राइज करना शुरू हो जाएगा. नॉर्मल इज 70 और 60 से लेके 100 तक है, यानी नॉर्मल एवरेज क्लाइंट, लेकिन यहाँ पर वो अब इंक्रीज होगा. राइट, तो दिस इज व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन. ना द पॉइंट हेयर इज कि हमें समझना है अब कि व्हाई देयर इज ए इनसफिशिएंट इंसुलिन. नंबर वन, जब अगर हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा आगे एक लाइन पीछे जाके पहले ये देखना होगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस, और टाइप 1 में एंड टाइप 2 में व्हाट आर द टू लिस्ट ऑफ कॉज, यानी दोनों के अलग अलग कॉज क्या हैं. सो आई विल टेक यू टू द टाइप 1 जो बच्चों में कॉमन है. राइट, चिल्ड्रन में ये कॉमन है. यहाँ पर जो थ्योरी है वो ये है कि द चाइल्ड हैज़ बोर्न विद द डिफेक्ट इन द बीटा सेल, यानी वो बर्थ से ही उसके डिफेक्टेड बीटा सेल थे जो इंसुलिन सफिशिएंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे. ना मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा समझाता हूँ. लेट अस से एक चाइल्ड है जिसका डायग्नोज टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस हुआ है एट द एज ऑफ 5, लेकिन 5 से पहले उस चाइल्ड को कोई साइन सिम्टम ऑफ डीएम नहीं था.
क्योंकि उसके बीटा सेल जितने की इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली एंड उसका इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली दैट अमाउंट ऑफ इंसुलिन वाज सफिशिएंट। लेट से हम कहते हैं कि 30 से 40% बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे थे, सो दैट 40% इंसुलिन वाज अनफ फॉर दैट 5 ईयर एंड जो उसका इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन था। लेकिन क्योंकि अब उसकी फिजिकल एक्टिविटी एंड प्लस उसकी जो न्यूट्रिशन इंक्रीज हो गई है एट द एज ऑफ 5, तो वो जो 30 से 40% इंसुलिन है इज नाउ नॉट अनफ। इसलिए बिगिनिंग ऑफ साइन सिम्टम्स होंगे। द पेरेंट्स टेक द चाइल्ड टू द फिजिशियन आफ्टर डिटेल एंड डीप इन्वेस्टिगेशन। पता चलता है कि द चाइल्ड के ब्लड के अंदर इंसुलिन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, लेकिन 5 ईयर से पहले वही अमाउंट ऑफ इंसुलिन वाज सफिशिएंट। अब क्योंकि उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, उसकी फिजिकल ग्रोथ बढ़ गई और प्लस उसका जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन वो बढ़ गया, सो इसलिए द चाइल्ड नीड मोर इंसुलिन। लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि जो चाइल्ड है वो बाय बर्थ उसके जो बीटा सेल हैं will only produce 30 से 40% and for rest of life, right? So that is ये का और ये जो है चिल्ड्रंस में है और ये जो अब डिफेक्ट होगा इसको मैनेज करने के लिए उस बच्चे को इंसुलिन लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, राइट? सो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, राइट? ना इट्स अ लाइफ लॉन्ग इंसुलिन। और इसका अगर हम ऑनसेट की बात करते हैं तो इसमें जो ऑनसेट ऑफ साइन सिम्टम्स हैं वो रैपिडली होते हैं। नेक्स्ट इसका कॉज क्या है? तो कॉज मैंने जैसे पहले एक्सप्लेन किया कि इट्स ए कंजेंटल, यानी बीटा सेल राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ही उसके डिफेक्टेड थे। दे वर ओनली प्रोड्यूसिंग 30 से 40% इंसुलिन एंड दैट वाज अप टू द एज ऑफ 5। वो अनफ थी टू मीट द फंक्शन, और फंक्शन था कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड इनटू द सेल। और दैट 30-40% 5 साल की उम्र तक काफ़ी थी, अकॉर्डिंग टू हिज एज, अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू हिज इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन, दैट वाज अनफ। लेकिन जो उसकी ग्रोथ बढ़ने लगी, इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ने लगा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने लगी, तो रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन ज़्यादा होगी। तो लेकिन इंसुलिन ज़्यादा नहीं आएगी क्योंकि उसके बीटा सेल राइट फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ वो डिफेक्टेड हैं। दे विल नेवर एवर प्रोड्यूस मोर देन दैट इंसुलिन। सो ये थोड़ा सा जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको यानी सिंपल अपने ढंग से, ताकि आप समझें, राइट? तो ये टाइप 1 इंसुलिन के बारे में था। नाउ लेट्स गो डाउन टू द टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस। टाइप 2 में वो कहता है कि ये अडल्ट में है। लेट से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक क्लाइंट का डायग्नोज हुआ है टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस एट द एज ऑफ 45। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि एट द एज ऑफ 45 तक वो उसके बीटा सेल नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट कर रहे थे एंड दैट नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन वाज ओके अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू हिज इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन एंड अकॉर्डिंग टू हिज फिजिकल एक्टिविटी। और वो अमाउंट ऑफ इंसुलिन was able to transport glucose from the blood into the cell. So there was no sign, there was no complaint, etc. लेकिन now gradually उसकी जो बीटा सेल हैं उनकी जो सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन है कहीं ना कहीं वो डिक्रीज हो रही थी और एक लेवल ऐसे आया जब वो डिक्रीज लेवल इस लेवल तक पहुंच गया कि जहां अब क्लाइंट को साइन सिम्टम डेवलप होने शुरू हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट को कंप्लेन क्या होगी? पेशेंट कहेगा मुझे इंक्रीज यूरिन आउटपुट हो रहा है, राइट? वो कहेगा मुझे पॉलीफेजिया है, राइट? तो ये कुछ साइन सिम्टम्स होंगे। और नाइट में भी वो कहेगा कि मुझे बार बार यूरिन आता है। सो दिस इज अ बिगिनिंग कंप्लेन इन वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। सो लेट्स गो। और ये जो डायबिटीज़ है ये है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, नॉन इंसुलिन, राइट? और इसको हम मैनेज कर लेंगे ओरल एंटी डायबिटिक पिल्स के साथ, अगर वो एक मॉडरेट हाई है तो। लेकिन अगर वो क्यूट एंड वेरी स्वेयर हाई है जैसे 500-600 है तो उस केस में फिर उसको आपको इंसुलिन देनी पड़ेगी टू ब्रिंग डाउन द ग्लूकोज लेवल इनटू द ब्लड
एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ 200, लेकिन रेस्ट जो 200 है उसको हम ओरल एजेंट से मैनेज कर लेंगे. सो दिस इज नोन एज ए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस है कैन बी मैनेज विदाउट एनी प्रॉब्लम विद द ओरल मेडिकेशन, एंटी डायबिटिक मेडिसिन. इसका जो ऑनसेट है वो ग्रेजुअल है. जैसे मैंने कहा कि 45 ईयर तक तो देयर वाज नो प्रॉब्लम. अभी एट द एज ऑफ 45 उसको कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी. जैसे मैंने कहा पॉलीयूरिया, तो पॉलीयूरिया की कंप्लेंट से वो फिजिशियन के पास जाता है. फर्दर टेस्ट एंड प्रोसीजर्स आर डन, तो उसमें फिर पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है ना. कॉज देखिए इसमें क्या है. नंबर 1 इसमें जो कॉज है उसको मैंने डिवाइड किया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो पहले प्राइमरी देखिए, या प्राइमरी को हम डायरेक्ट कॉज भी कह सकते हैं, यानी जहाँ पर डायरेक्ट पैंक्रियास एंड बीटा सेल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, राइट, तो उसको हम प्राइमरी कहेंगे या फिर हम उसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं. सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम कहते हैं कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है. नंबर 2 फैमिली की हिस्ट्री के अंदर हमने जब डाटा कलेक्ट किया असेसमेंट, तो हमें पता चलता है कि इनकी तो फैमिली में ही एक हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस है. सो इनहेरिटेंस हुआ है. नंबर 3 अगर कोई डिजीज़ ऑफ द पैंक्रियास है, अब अगर डायरेक्ट डिजीज़ ऑफ द पैंक्रियास है तो जाहिर है कि पैंक्रियाटिक सेल जो हैं वो इन्वॉल्व अगर हो रहे हैं, स्पेशली इफ़ द डिजीज़ इज़ इन्वॉल्विंग द बीटा सेल, तो जाहिर है कि बीटा सेल के जो फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन है वो इम्पेयर होंगे, यानी एज ए रिजल्ट इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी. तो जब बिकॉज ऑफ द डिजीज़, और वो डिजीज़ जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि इन्फ्लामेशन ऑफ द पैंक्रियास कह सकते हो, या आप कहते हो कैंसर ऑफ द पैंक्रियास आप कह सकते हो, या फिर ट्रोमा टू द पैंक्रियास कह सकते हो. वेन एवर आप जब ट्रोमा को कहते हो तो थिंक इन 2 वे. नंबर 1 कि कोई एपिगैस्ट्रिक सर्जरी रीजन में सर्जरी हुई है, मेजर सर्जरी थी, वहाँ पर कोई इंजरी इंस्ट्रूमेंटल इंजरी टू द पैंक्रियास हो गई, यानी थ्रू द हैंड्स ऑफ द सर्जन ड्यूरिंग द सर्जरी, और उसका पोस्ट रिजल्ट ये है कि उसका जो हाइपरग्लिसीमिया रहता है. सो दैट कुड बी वन ऑफ द कारण. नंबर 2 कारण क्या है कि एक व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, रोड पर हुआ है, मेजर एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट के टाइम पे उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में इंजरी हुई है, बहुत मेजर इंजरी हुई है. एज ए रिजल्ट ऑफ द इंजरी पैंक्रियाटिक सेल और डैमेज. सो ट्रोमा की जब भी आप बात करेंगे थिंक इन 2 वे ना. सो ये जो कारण हैं सारे आपके रीजंस हैं, ये कॉज हैं, ये प्राइमरी में आते हैं, जहां आप देख रहे हो कि डायरेक्ट पैंक्रियास एज ए ग्लैंड इन्वॉल्व है. इनडायरेक्ट देखिए जहां पर पैंक्रियास डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, कुड बी सम अदर रीज़न, लेकिन उन रीज़न की वजह से डायबिटिक मेलाइटिस हो रहा है. नंबर 1 सेकेंडरी कारण. नंबर 2 पेशेंट की हैबिट है अल्कोहल. अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर इंसान जो 10-15 साल से 10-15 ईयर से वो अल्कोहल पीता है तो उसको डेफिनेटली, या उसको अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगी फॉर प्रॉन्ग यूज़ ऑफ अल्कोहल से, तो वो सिर्फ डायबिटिक मेलाइटिस नहीं है. कईयों को हाइपरटेंशन हो जाता है, किसी को सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाता है, किसी को कैंसर ऑफ द स्टमक हो जाता है. सो यू कैन नॉट डायरेक्टली ब्लेम द अल्कोहल, राइट. लेकिन रिस्क फैक्टर है. जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं फॉर प्रॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड हैवी अल्कोहल लेते हैं, दे आर एट द हाई रिस्क ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस. नंबर 1. नंबर 2 जैसे कुशिंग सिंड्रोम डिजीज़ है, डिजीज़ ऑफ द कॉर्टेक्स पोर्शन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड. तो अगर कुशिंग सिंड्रोम आज की डेट में है तो इट्स ए डिजीज़ ऑफ द हाई सोडियम, हाई ग्लूकोज लेवल एंड देन लो पोटाशियम. सो इसमें आप देखेंगे कि सोडियम हाई है और ग्लूकोज हाई है, बिकॉज 3 स्टीरॉयड हार्मोन, और उसके अंदर एक स्टीरॉयड हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकॉइड. इसका मतलब है बिकॉज ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम देयर इज इंक्रीज क्रिएशन ऑफ द ग्लूकोकार्टिकॉइड, राइट. ग्लूकोकार्टिकॉइड के बहुत सारे फंक्शन हैं, एंड वन ऑफ द फंक्शन है कि इट स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन फ्रॉम द लिवर. तो एज ए रिजल्ट ऑफ कुशिंग सिंड्रोम देयर इज ऑलवेज ए रिस्क. अगर हम उस डिजीज़ को ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो आपको मिलेगा कि ब्लड शुगर हाई है. नंबर 3 कहते हैं कि देयर आर सर्टन ड्रग्स. अगर मान लो फॉर एनी अदर डिजीज़ फिजिशियन ने क्लाइंट को स्टीरॉयड थेरेपी प्रेस्क्राइब करी है, तो अगर वो स्टीरॉयड थेरेपी ले रहा है
और वो फॉलोअप नहीं कर रहा, ब्लड चेक नहीं कर रहा, फिजिशियन के पास नहीं जा रहा, ऑन हिज ओन वो स्टीरॉयड थेरेपी लेता जा रहा है, तो फिर उसका स्टीरॉयड उसके ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। एक तो वो बाहर से एज ए थेरेपी ले रहा है, दूसरा उसके बॉडी का अपना नेचुरल मैकेनिज्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका ब्लड शुगर हाई होगा, राइट। सो देयर आर सर्टन ड्रग्स, स्पेशली द स्टीरॉयड। नाउ ओबेसिटी, ओवरवेट, हाई फैट, ये भी कनेक्टेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिक मेलाइटिस। हाई फैट, ओबीज, लॉट ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट। धीरे धीरे जो पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो बताती है कि फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही वॉज टेकिंग ए फैट, फ्राई, हाई फैट, नो फिजिकल एक्टिविटी, ओवरवेट, सिटिंग रहना, नो एम्बुलेशन एक्सेट्रा। तो उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम है वो फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो शिफ्ट होकर कार्बोहाइड्रेट से फैट के ऊपर चला जाएगा। और दिस इज नोन एज ए ऑल्ट्रेशन इन द मेटाबॉलिज्म, राइट। यानी शिफ्टिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को रिमूव करना फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, शिफ्ट होके अब वो ज़्यादातर क्या यूज़ करेगा, फैट यूज़ करेगा। तो जब फैट यूज़ करेगा तो 1 ग्राम फैट प्रोवाइड 9 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोवाइड 9 कैलोरी। 9 कैलोरी का जो एंड प्रोडक्ट होगा कीटोन बॉडी, दोज कीटोन बॉडी विल बी हाई, एट द सेम टाइम हाइपर ग्लाइसीमिया यानी हाई ब्लड शुगर, जो ग्लूकोज फैट के ब्रेक डाउन से लिया, और नंबर 2 उनका एंड प्रोडक्ट कीटोन बॉडीज होंगे, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। तो ये ब्रीफ मैंने आपको एक इसकी जो फिजियोलॉजी एंड देन पैथोफिजियोलॉजी एंड देन टाइप 1 में कॉज, टाइप 2 में कॉज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को मैंने आपके लिए हाईलाइट किया। आई होप सो, क्योंकि जो फुल टॉपिक है वो बहुत लंबा है और आप उसको दोबारा बुक में रीड कर सकते हो, लेकिन इनिशियली टू स्टार्ट विद आपके लिए बहुत ज़रूरी था जिसको मैंने फीड किया है। एंड नाउ अबाउट माय वेबसाइट, जो मैंने रिवाइज़ की है और बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज को मैंने वहाँ पर लॉन्च किया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट 1 टाइम आप उसको ओपन करिए, ओपन करिए, एंड जितने भी लिंक मैंने वहाँ पे दे रखे हैं, जैसे होम है, कॉन्टैक्ट है, कमेंट है, प्रोग्राम्स हैं, एवेल्यूएशन है, फी स्ट्रक्चर है, उसको आप ओपन करके चेक करिए। इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स फॉर यू, राइट। तो उसमें आप देखिए कि लाइव क्लासेस हैं, यानी ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सेकंड प्रोग्राम हमारा है वो है कि ऑडियो वीडियो कंप्लीट मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, मैटरनल साइंस, मैटरनल साइंस वहाँ पर अपलोडेड है। आप जो बाय करेंगे लेटर ऑन व्हाटसोएवर इट सूट यू, तो वो आपको रिकॉर्डेड आपको लेक्चर मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस, राइट। तो आप फ़ी का लिंक ज़रूर से ओपन करिए और फ़ी के अंदर देखिए कि क्या क्या हमारी ऑफ़र्स हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, उनकी फ़ीस क्या है, एंड देन आप उनको कंपेयर करिए विद द अदर, राइट। आपको मिलेगा कि एट ए वेरी मिनिमम, एट ए वेरी अफोर्डेबल, और बहुत सारी ऑफ़र्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब्जेक्ट ले सकते हो, कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस 1 टाइम बाय करके 1 टाइम फ़ी पे करने का देयर इज़ नो ऑफ़र। ऑफ़र ये है कि आप सिर्फ मेडिकल सर्जिकल परचेज कर सकते हो फॉर 70 डेज, राइट। कंप्लीट मेडिकल सर्जिकल, देन आप अलोन पीडियाट्रिक, मैटरनल हेल्थ साइंस एंड सेक्रेटरी को सेपरेटली एट योर ओन कन्वीनियंस आप उनको बाय करके, पे करके आप पूरा वो कोर्स जो है, सिलेबस जो है उसको सुन सकते हो। लेकिन इसके बाद एक और ऑफ़र है जो आपको मोस्ट ऑफ द जो नर्सेज उनको सूट करती है, वो क्या है कि आप इवन मंथली बेस पे, राइट, मंथली बेस पे मेडिकल सर्जिकल का जो सिलेबस है वो पे करके, मंथली पे करके आप उसको
सिलेबस को बाय कर सकते हो। और एज ए डेमोस्ट्रेशन आप होम पेज पे देखेंगे कि आपको ऑल द टाइम्स 2 मेरे वीडियो मिलेंगे, फुल लेक्चर ऑन एनी टॉपिक, राइट। आप एज ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ फुल लेक्चर सुनिए, तब आपको आइडिया मिलेगा कि टीचर्स के बारे में, लेक्चर्स के बारे में, एंड देन आपको समझाने के बारे में एटसेट्रा। तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। एंड जो वेरी स्पेशल आपको हेल्प मिलने वाली है वो है उसका फ़ी स्ट्रक्चर, राइट। आप अपने घर में बैठकर ड्यूरिंग 24 आवर एनी टाइम व्हेन एवर यू आर फ्री आप लॉग इन करिए और आप अपने कोर्स को कंप्लीट करिए। सो दिस इज़ dolphinrn.com, dolphinrn.com। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हो। यू कैन सेंड मी अ मैसेज +91 99 883 46862, राइट। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अभी यूएस में हूँ, फिलाडेल्फिया में हूँ, पेंसिल्वेनिया स्टेट में हूँ, और मैं यहीं रहने वाला हूँ। आप मेरे फ़ोन नंबर जो है उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज या सरप्राइज़ ना होइए। ये मेरा इंडियन नंबर है और मैं इसी नंबर को यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत सारी नर्सेस के पास, कैंडिडेट के पास मेरा ये नंबर है। आई मे बाय इस US सिम इन द फ्यूचर एंड आई विल गिव यू माई नंबर, बट करंटली आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हो। आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।